Hello everyone, hope so all of you are doing well. Today is our first lecture of quantum mechanics, राइट। तो लास्ट हमने लेक्चर्स में बता दिया था आपको कि कैसे और लेक्चर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करी है और कैसे हम कंप्लीट करेंगे ऑल हमारे 9 लेक्चर्स ऑफ CSI नेट और गेट। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन करते समय जो भी यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्टली देखिए क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या होगा, राइट। तो पहले देखिए कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होगा वो हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम फोर्स मोमेंटम फाइंड आउट करते थे ना, जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्लास +1 में किया, ठीक है, वहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिस्टम था हमारा, ठीक है। वहीं पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के ऑल फार्मूलाज अप्लाई करते थे, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब करके। और क्वांटम मैकेनिक्स हमारा वो माइक्रोस्कोपिक जो हमारा सिस्टम होगा वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसके लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, यहाँ पे देखिए ईएम रेडिएशन एंड मैटर बोथ हैव सिंगल नेचर, दोनों की सिंगल नेचर होगी। मींस ईएम रेडिएशन होगा वो हमारा वेव नेचर का होगा और जो मैटर होगा वो हमारा पार्टिकल नेचर का होगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा जो ईएम रेडिएशन होगा उसके भी दो नेचर होंगे, या तो वेव नेचर होगा या पार्टिकल नेचर होगा। और जो मैटर होगा उसके भी दो नेचर हो सकते हैं, या तो पार्टिकल या फिर वेव नेचर। और ये क्वांटम मैकेनिक्स में है, राइट। तो ऑब्जर्वेबल्स क्या क्या होंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये लाइक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब कॉन्टिन्यूस हो गए, ठीक है। तो ये +1 में हमने ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूस कैसे रहेंगे हमारे एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम, राइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपके ऑब्जर्वेबल रहेंगे वो डिस्क्रीट रहेंगे, ठीक है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जब हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो कैसे हमारा ऑब्जर्वेबल यहाँ पे डिस्क्रीट रहेगा। और कहीं कहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक अप्लाई करेंगे और कहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि केस हमारे दो रहेंगे ना क्वांटम मैकेनिक्स में। अभी तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलरेडी डिफरेंसेस समझ में आ गया कि ये मैक्रोस्कोपिक पे लगेगा और कौन सा माइक्रो पे लगेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेबल्स कॉन्टिन्यूस होंगे या डिस्क्रीट होंगे, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा मैंने ये जो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, वहाँ पे भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि नॉन रिलेटिविस्टिक का केस कहाँ पे लगेगा और रिलेटिविस्टिक केस कहाँ पे लगेगा। जब आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका, मटेरियल पार्टिकल का, मटेरियल पार्टिकल का वेलोसिटी जब लेस देन वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगा तब हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा। जब मटेरियल का इतना ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा, जब जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है उसके अप्रॉक्सीमेटली स्पीड होगा, तो तब हम क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सा यूज़ करेंगे केस, कहीं पे भी अप्लाई करोगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि तब हमारा केस कौन सा होगा, रिलेटिविस्टिक केस होगा, ठीक है। और इसको हम दो तरह से, तीन तरह से देखेंगे। एक तो हम वेलोसिटी से कंपैरिजन करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी से कंपैरिजन करेंगे, एक करेंगे हम मोमेंटम, जो हमारी इक्वेशन होगी पीसी से कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, कहाँ पे रिलेटिविस्टिक होगा, राइट। जब हमारा काइनेटिक एनर्जी उसका रेस्ट मास एनर्जी से लेस होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारा मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है ना, उसकी रेस्ट मास एनर्जी से अगर हमारा लेस होगा काइनेटिक एनर्जी, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस रहेगा। जैसे एनर्जी है, एनर्जी को रिलेटिविस्टिकली लिख सकते हो ना, नॉन रिलेटिविस्टिकली भी। तब कहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस लगेगा, कहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगेगा, ये कौन सी तीन कंडीशंस बताएंगी। फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, थर्ड हमारा मोमेंटम, ठीक है। और थर्ड में देखिएगा कि मोमेंटम अगर आपका c इंटू पी लेस देन एम नॉट सी स्क्र होगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, तब हमारा केस लगेगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अगर अप्रॉक्सीमेटली होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा तब हमारा रिलेटिविस्टिक केस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पार्टिकल की जैसे रेडिएशन एनर्जी हम +1 +2 में भी पढ़ते हैं कि पार्ट जो हमारा फोटोन होगा उसकी एनर्जी कैसे डिनोट करोगे आप लोग। तो उसमें देखिए पहले एनर्जी कौन सी होगी, जो हमारा ईएम रेडिएशन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी एनर्जी मान लीजिए मैंने ई लिख दी यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी फोटोन मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी एनर्जी एच न्यू होती है ना। फोटोन की एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो रेडिएशन की एनर्जी है, हम उसको किसकी टर्म में लिख सकते हैं,
एनर्जी ऑफ अ फोटोन की टर्म्स में। मटेरियल की एनर्जी, जो हमारी रेडिएशन की एनर्जी है, हम उसको एनर्जी ऑफ अ फोटोन में कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन बताएगी। E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। ठीक है, एन क्या हो गई, एन क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं। मतलब रेडिएशन की एनर्जी को हम फोटोन की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कौन बताएगा हमें, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अभी कॉम्पटन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन इफेक्ट की जो कॉम्पटन वेवलेंथ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ये यूपीएससी में भी आ चुका है कॉम्पटन वेवलेंथ का। ठीक है, यूपीएससी में हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था, इसके डायरेक्ट कॉम्पटन वेवलेंथ पूछ रखी है एग्जामिनर ने। और उसकी कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन स्कैटरिंग जो हमारा था ना पूरा, ये जो हम करेंगे, ठीक है ना, ये 10 to 15 मार्क्स में ये पूछ रखा है। 10 मार्क्स का भी आता है ना, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, वहाँ पे ये यूपीएससी में पूछ रखा है ये क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट का। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट अभी सीएसआर नेट में क्या होगा, आपको सिर्फ कॉम्पटन वेवलेंथ पता होनी चाहिए कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा। बट उसमें क्या होगा यूपीएससी में, और जो आप फिजिक्स ऑप्शनल अगर आप चूज करते हो, तो वहाँ पे आपको जो कॉम्पटन इफेक्ट होगा वो पूरे का पूरा डेरिवेट करना होगा, डेरिवेशन करनी होगी, पहले उसकी डेरिवेशन लिखनी होगी, पहले इसका डेफिनेशन लिखना होगा। ठीक है, फिर कहाँ से आया ये कंसेप्ट, क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका डेरिवेटिव करना होगा, इसका डेरिवेशन करना होगा, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट बताना होगा, और रिजल्ट से क्या कंक्लूड निकला वो सब हमने यूपीएससी में लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे इंट्रोडक्शन बताते हैं, ठीक है, फिर बॉडी पार्ट लिखते हैं, फिर और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, ये सब हम सब्जेक्टिव में करते हैं। बट कॉम्पटन इफेक्ट में यहाँ पे तो सिर्फ सी एस आर नेट में कॉम्पटन वेवलेंथ आपको यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, इन दिस स्कैटरिंग ऑफ ईएम रेडिएशन एक्स-रे विद मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, द वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग इज लार्जर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये है कि जो हमने इंसिडेंट रेडिएट किया, ये वाली हमारी वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये हमने ईएम रेडिएशन था हमारा, और ये रेस्ट पे पार्टिकल कोई भी पड़ा है, जब रेस्ट पे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को ज्यूम किया, रेस्ट पे कोई भी मटेरियल पार्टिकल पड़ा है और उस पे हमने हिट किया लैम्डा वेवलेंथ का ईएम रेडिएशन, तब इसके कोलिजन के बाद जो इसका पाथ होगा, वैसे तो डायरेक्ट ही सीधा जाना था ना इसको, बट नहीं गया, किस एंगल से डाइवर्ट होया हमारा, ईएम रेडिएशन गया, ये फोटोन गया हमारा थीटा एंगल से, और ये इलेक्ट्रॉन गया हमारा फाई एंगल से। ठीक है, तो लैम्डा जो वेवलेंथ होगी इंसिडेंट के लिए लैम्डा, और पी मोमेंटम इंसिडेंट का, न्यू फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की, एनर्जी इंसिडेंट ईएम रेडिएशन की। जब हमारा स्कैटर हो गया तब उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश, न्यू डैश इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, एनर्जी ई डैश रहेगी, मोमेंटम पी डैश रहेगा, और थीटा एंगल से ये डाइवर्ट होया, और इलेक्ट्रॉन भी हमारा फाई एंगल से डाइवर्ट होया, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या डिस्कस किया हमने, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अभी देखिए यहाँ पे ये दोबारा से देखिए इसकी, in the scattering of EM radiation, X-ray with the material particle electron at rest, the wavelength of after scattering, the wavelength after scattering, ठीक है ना, आफ्टर स्कैटरिंग इसकी वेवलेंथ, ये थीटा था और ये फाई था, इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश वो लार्जर रहेगी जब हमने इंसिडेंट करवाया, जो किसके साथ इंसिडेंट हुआ, ये मटेरियल पार्टिकल कौन सा लिया हमने, इलेक्ट्रॉन, उसको क्या माना, रेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा डैश स्कैटरिंग में रेडिएशन, इंसिडेंट का रेडिएशन लैम्डा, और दोनों में जो डिफरेंस रहेगा हम उसको वेवलेंथ शिफ्ट बोलेंगे, दोनों वेवलेंथ में। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ग्रेटर देन जीरो का मतलब लैम्डा जो वेवलेंथ शिफ्ट होगी वो हमने पॉजिटिव माना। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन विद मटेरियल पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अ फोटोन विद मटेरियल पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अ फोटोन विद मटेरियल पार्टिकल, राइट। तो थीटा क्या था हमारा, स्कैटरिंग एंगल था, थीटा क्या है हमारा, स्कैटरिंग एंगल, और फाई क्या है हमारा, रिक्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ने सीधे जाना था ना, बट कितना रिक्वायर हो गया, वो अपने पाथ से कितना डाइवर्ट हुआ, तो वो फाई बताएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी और मोमेंटम जो होगा
यहाँ पे देखिए या तो इलास्टिक कोलिजन लगेगा या फिर इनइलास्टिक कोलिजन लगेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व करनी होगी तभी हमें वेवलेंथ का पता चलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी हमें तो पता है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट इनइलास्टिक के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, बाकी टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी दोनों में कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो पहले आपको कंजर्वेशन लॉ लगाना होगा। मान लीजिए मैंने कंजर्वेशन लॉ लगाया। कंजर्वेशन लॉ कैसे लगेगा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। पहले क्या था हमारा, ईएम रेडिएशन था, फोटोन था, ठीक है। उसको किसके साथ हिट किया हमने, इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे पड़ा है, ठीक है। तो कितना डेविएट हुआ हमारा, थीटा हुआ, ठीक है, जिसकी कितना कितना था ये, एनर्जी कितनी है, ई फोटोन, और जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा रिक्वायल हुआ उसकी एनर्जी कितनी होगी, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंजर्वेशन लॉ देखिए, ई गामा इसकी एनर्जी कितनी हुई रहेगी, ई गामा, ठीक है ना, प्लस ऑफ ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फोटोन का कितना होगा, ई ऑफ फोटोन जब रिक्वायर हुआ मतलब स्कैटर हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये टोटल कंजर्वेशन लगा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तो हमारा हमारा रेस्ट में था, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन का आ गया। तो फोटोन की एनर्जी मैंने कितनी बताई थी आपको, ई डैश, और लैम्डा डैश आपकी वेवलेंथ थी, और फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू डैश थी। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। इनिशियली जो इंसिडेंट हुआ, जब इंसिडेंट होने से मतलब जो स्कैटर होने से पहले, ठीक है, कोलिजन होने से पहले, तब हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, तो हमने काइनेटिक एनर्जी इसको जीरो कर दिया। बट बाद में तो है ना उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, तब हमने यहाँ पे जीरो नहीं करेंगे। तो एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी प्लस ये हमारा जो स्कैटर था फोटोन, उसकी एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और रेस्ट मास एनर्जी जब स्कैटर हुआ तब इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये दोनों रेस्ट मास एनर्जी कैंसिल होगी, रेस्ट मास एनर्जी तो सेम रहेगी ना इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो टोटल कितने, ये कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कितना हो रहा है आपका, ई इज इक्वल टू ई डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो इंसिडेंट आपकी एनर्जी है, अगर वो कितनी रहेगी, अगर स्कैटर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी जाए, तो दोनों हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। देखिए एनर्जी कंजर्व तो दोनों हालात में रहेगा आपका, ठीक है ना, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी अगर आपका इलास्टिक रहेगा, ओनली देन आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, इनइलास्टिक में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे, तभी लगा रहे हैं अगर हमने माना कि इफ इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक, अभी हमने पता नहीं है ना कि कोलिजन कौन सा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है या इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तब हमारा टोटल कंजर्वेशन लॉ तो वैलिड है। तो जितनी एनर्जी ये रहेगी, जितनी एनर्जी हमने ये जो टोटल कंजर्वेशन एनर्जी है, तभी हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी यही एनर्जी आनी चाहिए। अगर दोनों मैच कर गई तो हमारा कोलिजन इलास्टिक रहेगा, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया, उसके लिए देखिए इलेक्ट्रॉन जो हमने इंसिडेंट रेडिएट किया, जो इंसिडेंट ईएम रेडिएशन था, उसकी वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा थी, और एनर्जी आपकी ई थी। तो टोटल एनर्जी कितनी थी आपकी, ई, और जो काइनेटिक एनर्जी, उसकी एनर्जी मैंने ई मान ली, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और जो आपका था इलेक्ट्रॉन, वो रेस्ट पे था, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होगी, जीरो। यहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा रहे हम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे पड़ा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कितनी रहेगी आपकी, जो रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तो बाद में जब स्कैटर हुआ, स्कैटर होने के बाद क्या रही इसकी एनर्जी, स्कैटर होने के बाद आपकी एनर्जी इसकी इसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका क्या था, ई डैश। तो दोनों को आप इक्वल इक्वल करेंगे, तो E इज इक्वल टू ई डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखिए ये दोनों, बस आपको कंजर्वेशन और लगाना है कि पहले काइनेटिक एनर्जी टोटल कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारा जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में इसमें देखिए, इसमें इसमें एक्चुअल में देखिए कि जो हमने जो फोटोन था आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी और दोनों का रिलेशन देखिएगा, इज इक्वल टू सी पी, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू सी
पी की वैल्यू कितनी रहेगी h बाई लैम्डा, ठीक है ना। ये फोटोन के केस में है। और अगर आपका मटेरियल पार्टिकल है बट रिलेटिविस्टिक के केस है, उसके लिए एनर्जी देखिए, रिलेटिविस्टिक केस के लिए ये गामा फैक्टर आ जाता है। गामा फैक्टर हम करेंगे ये यूज जब हम एसटीआर करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, तब आपको पता चलेगा कि गामा मल्टीप्लाई क्यों हुआ। एक गामा फैक्टर आ जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बीटा से भी आगे जाकर बताएंगे कि ये सब कैसे आएगा एसटीआर में करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो टोटल कितना रहेगा आपका रिलेटिविस्टिक के केस में अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी कितनी रहेगी एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी इज इक्वल टू एच नहीं होती है ना, तो न्यू की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा यहाँ पे देखिए, और ई डैश की वैल्यू कितनी रहेगी एच सी बाई लैम्डा डैश। और काइनेटिक एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू देखिए, ये रिलेटिविस्टिक का केस रहेगा ना, ऑब्वियसली रिलेटिविस्टिक का केस रहेगा ना, ये नॉन रिलेटिविस्टिक का केस तो नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कौन सी लगी, हमने कौन सी लगाई यहाँ पे टोटल एनर्जी रिलेटिविस्टिक केस में, तो फोटोन की ये रिलेटिविस्टिक मटेरियल पार्टिकल का जो हमने केस किया था ना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर, ठीक है। यहाँ पे टोटल एनर्जी आपकी लगा ली, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पे थोड़ी रीअरेंज करिएगा, ये रेस्ट मास एनर्जी को थोड़ा रीअरेंज करके, यहाँ पे देखिए एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा डैश एम नॉट सी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करोगे आप लोग, तो होल स्क्वायर करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर होगा। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाइएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगेगा, पहले देखिए जो हमारा मोमेंटम होगा, इनिशियली कितना मोमेंटम लिया था हमने, जो इंसिडेंट रेडिएशन किया था उसकी एनर्जी ई बताई थी, मोमेंटम पी बताया था, लैम्डा हमने वेवलेंथ बताया था। जब हमने और इसका तो मोमेंटम ये तो रेस्ट पे है ना इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है ना, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट, उसके बाद जब हमारा स्कैटर हो गया, स्कैटर होने के बाद इसका मोमेंटम कितना था पी डैश था ना, और एनर्जी कितनी थी ई डैश थी, और लैम्डा कितना था लैम्डा डैश। अब इलेक्ट्रॉन कितना हुआ फाई एंगल से रिकॉइल हुआ, इसका इसका फोटोन, इस इलेक्ट्रॉन का कितना था हमारा मोमेंटम, पी ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, पी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस अलग अलग चेंज होगा ना ये, अगर आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो। एनर्जी कंजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का लगाने के बाद हमें पता चल गया कि जो हमारी इक्वेशन थी सेम आ रही थी, इट मीन्स हमारा इलास्टिक रीजन रहेगा। उसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे देखिए पहले अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, पी डैश अलोंग एक्स एक्सिस करोगे आप लोग पी डैश कॉस थीटा, ठीक है, और पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे देखिए पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका फैक्टर कितना जाएगा पी यहाँ पे देखिए पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कॉस फाई, ठीक है ना, इसका फैक्टर, इस रेडिएशन का फैक्टर, ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस कितना जाएगा पी डैश, क्योंकि इसकी कितना हमने मोमेंटम माना था पी डैश कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हमने। फिर इसके बाद हमने वाई एक्सिस लिखना है, क्योंकि जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन था वो एक्स एक्सिस में था ना कि वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में नहीं था इंसिडेंट रेडिएशन, तो उसका वाई एक्सिस के अलोंग फैक्टर 0 आ गया। और जो आफ्टर रेडिएशन था इलेक्ट्रॉन का तो कोई मोमेंटम नहीं रहेगा, ठीक है, रेस्ट पे था। जो आफ्टर स्कैटरिंग था वहाँ पे हमारा जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसका अलोंग वाई एक्सिस कितना रहेगा पी ई साइन थीटा, यहाँ पे ये कॉस थीटा था ना, लॉन्ग एक्स एक्सिस इसका फैक्टर कितना था कॉस थीटा, और लॉन्ग वाई एक्सिस कितना रहेगा साइन थीटा। सिमिलरली इसका कितना रहेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस में कितना रहेगा, ये कितना एंगल रहेगा इसका, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का पी ई साइन फाई, बट किस में नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका लॉन्ग एक्स एक्सिस भी लिख दिया हमने और लॉन्ग वाई एक्सिस भी लिख दिया। तो दोनों में सोल्यूशन आप करोगे, थोड़ा सा रीअरेंज करिएगा, तो रीअरेंज करने के बाद ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी स्क्र पी स्क्र, यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू, यहाँ पे ना पी ई की वैल्यू आप लोग पुट करिएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को जब आप करोगे
तो दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद ये सी स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। जब यहाँ ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करिएगा। पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद आप खुद से करिएगा, फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पे दोनों साइड करोगे आप लोग, एच सी बाई लैमडा और एच सी बाई लैमडा दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया और ये वाली टर्म्स बची, ठीक है ना। जब इन दोनों को यहाँ पे देखिए, ये 2hc बाई लैमडा डैश था, ये लैमडा डैश है, यहाँ पे लैमडा, यहाँ पे 2hc एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे भी 2hc एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तब, और 1 बाई लैमडा डैश माइनस 1 बाई लैमडा एक फैक्टर आ गया, ठीक है ना, 1 बाई माइनस 1 बाई लैमडा डैश। तो ये देखिए हमने एलसीएम ले लिया और इन दोनों टर्म्स को एक साइड रख लिया, ठीक है। ये देखिए 2h स्क्वायर सी स्क्वायर, 2h स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लैमडा लैमडा डैश लैमडा लैमडा डैश, ये कॉमन कर दिया हमने, ठीक है। और इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, ये वाली इक्वेशन बनेगी आपके पास, डेल्टा लैमडा इज इक्वल टू लैमडा डैश माइनस लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एच अपॉन एम नॉट सी क्या है, हमारी कॉम्पटन वेवलेंथ है, ठीक है। कॉम्पटन वेवलेंथ किसकी है, ये या इंसिडेंट की रहेगी या फिर टारगेट की रहेगी। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट क्या था हमारा, इंसिडेंट क्या था आपका, इंसिडेंट कौन सा था और टारगेट कौन सा था, आपको पता होना चाहिए ना। इंसिडेंट हमने किया था ईएम रेडिएशन था, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा था। उसके बाद हमारे थीटा एंगल से डेविएट हुआ ईएम रेडिएशन, जिसका पी डैश ई डैश और लैम्डा डैश हमने आपको एनर्जी सब कुछ बता दिया, और इलेक्ट्रॉन आपका रिकॉइल हुआ फाई एंगल से। यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, दोनों इक्वेशन हमारी सेम आई, पता चल गया कि इलास्टिक इक्वेशन है। रिलेटिविस्टिक का केस लगाया हमने, ठीक है। तो मोमेंटम लगाया अलोंग एक्स एक्सिस, उसके बाद हमने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो एनर्जी की इक्वेशन थी और जो मोमेंटम की इक्वेशन थी, इसमें से एक टर्म थी सी स्क्वायर पी स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करी, इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो यहाँ पे से हमारा लैम्डा शिफ्ट निकल के आया, ठीक है। कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट जो ये वाला इसका टर्म है, ठीक है। ये क्या है आपका, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ टारगेट है। और डेल्टा लैम्डा देखिए, और एक लैम्डा होगा, डेल्टा लैम्डा होगा, लैम्डा सी होगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, राइट। तो डेल्टा लैम्डा एक्चुअल में क्या है, डेल्टा लैम्डा डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग एंगल। डेल्टा लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल पे। स्कैटरिंग एंगल कौन सा था आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका स्कैटरिंग एंगल था, ठीक है ना, थीटा से, और स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं ना डेल्टा लैम्डा, राइट। एंड टारगेट, एंड टारगेट पे भी डिपेंड कर रहे हैं ना। और उसके बाद देखिए, बट इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू थी, यहाँ पे कोई फैक्टर तो नहीं है ना इंसिडेंट रेडिएशन का। मींस इसका मतलब ये है, जो हमारी जो स्कैटर करेगी वेवलेंथ, वो सिर्फ या तो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, कितने एंगल पे स्कैटर हुई, ठीक है ना, उस इस थीटा पे डिपेंड करेगा हमारा जो कितना लैम्डा हमने चेंज हुआ, लैम्डा से डेल्टा लैम्डा, ये लैम्डा डैश दोनों में कितना चेंज आया, ठीक है ना। ये हमारा स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करेगा और टारगेट पे डिपेंड करेगा, बट इंडिपेंडेंट रहेगा इसकी कितनी वेवलेंथ है, ठीक है ना। इंसिडेंट की वेवलेंथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा, दोनों की वेवलेंथ की शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगी, प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों की वेवलेंथ की शिफ्ट हमारी डिपेंड करेगी ओनली थीटा पे या फिर टारगेट पे। इंसिडेंट की वेवलेंथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। यहाँ पे देखिए एक्सरे, मान लीजिए कोई मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है ना, उस पर मैंने एक्सरे पे हिट किया, एक्सरे हिट किया, तो ये डेविएट हो गया, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पे डेविएट हुआ। और दूसरा एग्जांपल लिया कि एक्सरे है, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे 30 डिग्री और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट रहेंगी। ये कैसे पता चलेगा, पहले पहले आप ना कल ये क्वेश्चन करके आना खुद से, पहले आप कॉम्पटन स्कैटरिंग का अच्छे से डेफिनेशन करके, इंट्रोडक्शन करके, फिर उसके बाद उसका पूरा जो कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, फिर उसके बाद मोमेंटम में वैल्यू पुट करना, इलास्टिक रीजन लगाना रिलेटिविस्टिकली केस,
और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगी। एच अपॉन एम नॉट सी क्या था आपका, ये हमारी थी कॉम्पटन वेवलेंथ। और डेल्टा लैम्डा आपको बता दिया कि डेल्टा लैम्डा आपकी वेवलेंथ शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगी, स्कैटरिंग एंगल, क्योंकि एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा टारगेट पे डिपेंड करेगी। इंसिडेंट की रेडिएशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रेडिएशन मैंने यहाँ पे भी एक्सरे लगाया है, यहाँ पे भी एक्सरे लगाया है। इसकी इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ जो भी हो मुझे कोई मैटर नहीं है, जहाँ पे चाहे एक्सरे लगाऊँ, गामा रे किसी की भी करूँ, ठीक है ना। इंसिडेंट रेडिएशन की कोई वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, ये हमारा जो स्कैटरिंग एंगल है। अगर स्कैटरिंग एंगल सेम रहेगा तो डेल्टा लैम्डा भी मेरा सेम रहेगा, अगर टारगेट सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट टारगेट और स्कैटरिंग एंगल दोनों सेम है, ठीक है ना। वेवलेंथ यहाँ पे पूछा है कि अगर यहाँ पे तो यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा दोनों की वेवलेंथ शिफ्ट दोनों केसेस में बताइए कितना चेंज रहेगा। कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट मतलब ना ही स्कैट ये आप खुद से करिएगा, ठीक है। नहीं क्यों नहीं चेंज आएगा, क्योंकि वो क्योंकि एंगल भी सेम है, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 डिग्री है, और हमारा टारगेट भी सेम है। और डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड यहाँ पे देखिए डिपेंड किस पे करेगा, ये इन दोनों पे डिपेंड करना था ना, ठीक है ना। यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो लैम्डा में शिफ्ट कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे एक्स रे लो चाहे गामा रे लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि क्यों क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि इंसिडेंट की रेडिएशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना। डिपेंड किस पे करता है, ये दोनों की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वेवलेंथ शिफ्ट हमारी, राइट। तो यही सब बता रखे हमने। तो यहाँ पे देखिए अगर थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू 0 या 2 पाई होगा, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू देखिए तो कितना कितना रहेगा, डेल्टा लैम्डा कॉस 0 कितना रहेगा आपका 1, कॉस 2 पाई कितना रहेगा 1, तो डेल्टा लैम्डा कितना रहेगा 0। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रहेगी तो 1 माइनस कॉस लैम्डा सी यानी कि एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना रहेगा 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि एच अपॉन एम नॉट सी, एच अपॉन एम नॉट सी कितना रहेगा कॉम्पटन वेवलेंथ, मीन्स जो हमारी लैम्डा शिफ्ट हो रहेगी वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल रहेगी, राइट। और थीटा की वैल्यू पाई पुट करिएगा, और ये सभी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपकी वेवलेंथ चेंज करेगी थीटा से, ठीक है। तो इसके बाद कॉम्पटन वेवलेंथ हमने यहाँ पे निकाल रखी है। कॉम्पटन वेवलेंथ है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। कॉम्पटन वेवलेंथ का फार्मूला क्या था, एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है ना। एच हमारी सेम है, सी सेम है, चेंज कौन सा रहेगा एम नॉट। एम नॉट इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रहेगा 9.1 इंटू 10⁻³ के जी, प्रोटॉन के लिए 1.673 लिख लीजिएगा जो है, और इसमें 1.675 1.67 ही होगा प्रोटॉन में इंटू 10⁻27 के जी, 1.675 इंटू 10⁻27 के जी इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो दोनों में वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करके, और हाँ अभी से ही यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखते आइएगा। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 6.626 इंटू 10⁻34। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट कितनी होती है मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड, और नीचे कौन सा था आपका mg केजी में था, जो हमारा उसका था मास एम नॉट, ये किस में था मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कट गया, केजी कट गया, एक बचा मीटर, तो मीटर में ये वेवलेंथ आ जाएगी आपकी। ये कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यूज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में और न्यूट्रॉन के केस में, राइट। उसके बाद देखिए वेव नेचर ऑफ मैटर, अभी हमने कंप्लीट कर लिया कॉम्पटन वेवलेंथ, उसके क्वेश्चन भी करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप वेव नेचर ऑफ मैटर देखिएगा। आपका होमवर्क क्या रहेगा, जितना मैं करवाया उतना आपको खुद से करना होगा। कॉम्पटन वेवलेंथ आपने अपने हाथ से ड्राइव करके आना है। क्यों हाथ से ड्राइव करके आना है, क्योंकि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता चलेगा कैसे लगाना है, एनर्जी लगाना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको डेल्टा लैम्डा की शिफ्ट पता चलेगी कि कैसे फाइंड आउट करनी है, और कॉम्पटन वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। और ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, और जो आपका इंसिडेंट है, ठीक है, और जो आपका टारगेट है, इंसिडेंट की वेवलेंथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर का वेव नेचर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या फिर डी ब्रॉगली कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, वट एवर इट्स नेचर, इन मोशन में है वो, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू अ वेव हुज वेवलेंथ एंड वेव वेक्टर आर गिवन। यहाँ पे देखिए कोई भी मटेरियल पार्टिकल है हमारा,
कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका नेचर कौन सा है, ठीक है ना, वेव नेचर है या फिर पार्टिकल नेचर है, बस वो मोशन में है। अगर मोशन में है तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि कौन सा नेचर रहेगा, ठीक है। मोशन में रहना इंपॉर्टेंट है वेव नेचर के लिए, ठीक है। तो वेव, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, वो मोशन में है, इज इक्विवेलेंट टू अ वेव हुज वेवलेंथ एंड वेव वेक्टर। कोई भी मटेरियल पार्टिकल है वो मोशन में है, उसका वेव वेक्टर एंड वेवलेंथ देखिए कैसे लिखोगे, ये वेवलेंथ हो गया, ये आपका वेव वेक्टर हो गया, ये उसकी डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में हमारा ट्रेवल कर रहा है एन कैप, ठीक है। वेक्टर ही बताएगा ना, जा रही है वेव, ठीक है। तो 2 पाई बाय लैम्डा इसका वेव वेक्टर होगा और लैम्डा इज इक्वल टू h/p आपका वेवलेंथ होगा। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे देखिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट इज अ कंपेरेबल। यहाँ पे डिफ्रैक्शन में करते थे ना कि अगर इसका साइज और वेवलेंथ तो दोनों कंपेरेबल हो गए तभी डिफ्रैक्शन रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी केस वही है कि डी ब्रॉगली वेव जो एसोसिएटेड रहेगी, इफ द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, इस जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो भी हमारी एसोसिएट होगी हमारी जो वेव है, ठीक है, वो कंपेरेबल होनी चाहिए, या मतलब जो हमारा उसका साइज़ है, साइज़ से कंपेरेबल होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमें वेव नेचर डिटेक्ट होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आगे वेव नेचर फाइंड आउट करेंगे कि ये डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और इफ़ द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट इज़ टू स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट की वेव, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो भी उससे एसोसिएट है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, अगर उसके साइज से स्मॉल है, ठीक है ना, किस किस का कंपैरिजन चल रहा है, इसके साइज और इसकी वेवलेंथ, ठीक है, जो इससे एसोसिएटेड है, अगर उससे स्मॉल है तो वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, डिटेक्टेबल नहीं रहेगी। डिटेक्ट तभी कर सकते हैं किसी भी वेव नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल और एक्सीड्स इफ इट्स साइज, ठीक है। तो मटेरियल पार्टिकल वेव नेचर डिटेक्टेबल होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्लासिकली मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी। यहाँ पे देखिए फाइंड, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q rest mass m naught दैट इज मूविंग विद स्पीड v इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v। पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, चार्ज पार्टिकल बता दिया, ठीक है, और उसका चार्ज कितना है q बता दिया, उसका रेस्ट मास भी आपको बता दिया m नॉट, q चार्ज, रेस्ट मास m नॉट, और एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है v, और उसकी वेलोसिटी कितनी है स्मॉल v, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता ये रिलेटिविस्टिक केस रहेगा या नॉन रिलेटिविस्टिक केस रहेगा, तो हमने दोनों केस लगाएंगे यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो वेवलेंथ किसकी फाइंड आउट करनी है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, उसको वी वेलोसिटी से उसकी स्पीड है और उसका मास एम नॉट है, उसको कहाँ पे हमने ट्रैवल करवाया, एक्सीलरेट कहाँ पे करवाया, एक्सीलरेट करवाया किसी पोटेंशियल वी के अंडर उसको ट्रैवल करवाया, ठीक है। तो इसकी इस अभी इससे जो एसोसिएटेड हमारी वेवलेंथ होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो वो वेवलेंथ दो तरह की होगी, या तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा या रिलेटिविस्टिक केस होगा। नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में देखिए ई के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, नॉन रिलेटिविस्टिक सिंपल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कहीं पे भी कोई भी चार्ज अगर किसी भी पोटेंशियल के थ्रू उसका एक्सीलरेट करवाया जा रहा है तो उसकी हमेशा काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, क्यू इंटू वी, जितना उसका चार्ज है और जितनी पोटेंशियल में उसको एक्सीलरेट करवाया जा रहा है। और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू h/p, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, p²/2m0, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज़ कर रहे हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए p²/2m0 रहेगा जो हमारा एनर्जी रहेगा, बट रिलेटिविस्टिक के लिए यही एनर्जी हमारा हो जाएगा p²c²+m²c4, राइट। तो ये हम अभी नॉन रिलेटिविस्टिक केस कर रहे हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हमें सिर्फ क्या पता होनी चाहिए, एनर्जी पता होना चाहिए कि जो एनर्जी रहेगी p²/2m0 रहेगी, और यहाँ से मोमेंटम फाइंड आउट करिएगा, और मोमेंटम जो नॉन रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ है यहाँ पे डायरेक्ट पुट करिएगा h/√2m0 के। तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए ये एनर्जी कितनी थी उसकी, QV, हमेशा QV ही रहेगी ना, कोई भी चार्ज है हमारा, ठीक है, उसको हमने एक्सीलरेट करवाया किसी V पोटेंशियल के अंडर, तो उसकी कितनी रहेगी एनर्जी, E इज इक्वल टू QV।
तो यहाँ पे एम नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन लिया था ना, तो इलेक्ट्रॉन का एम नॉट कितना रहेगा, एम मास कितना रहेगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और चार्ज भी लिखिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और उसके बाद वैल्यूज पुट करिएगा। अभी नॉन रेटिविस्टिक के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, 12.27 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रम में, या फिर इसको क्या क्या लिखा है इसने, अंडर रूट 1/150/100। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन के लिए भी करोगे आप लोग, और इसके लिए भी करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए भी करोगे। अभी नॉन रेटिविस्टिक और रेटिविस्टिक में यही डिफरेंस रहेगा कि एनर्जी जो आपकी यहाँ पे p²/2m0 रहेगी, यहाँ पे एनर्जी रहेगी e²p² बस m0 c²c4। यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी पुट करिएगा, ठीक है ना। एनर्जी वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करिएगा, और रिलेटिविस्टिक की आपकी एनर्जी लैम्डा इज इक्वल टू h/p रहेगी। ये तो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट से वेवलेंथ जो ऊपर बताया था ना, ऑलवेज लैम्डा इज इक्वल टू h/p रहेगा। पी डिपेंड करेगा रिलेटिविस्टिक रहेगा या नॉन रिलेटिविस्टिक रहेगा। पी किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे। एनर्जी डिपेंड करेगी कि ये केस कौन सा है, रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। सो हमने यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू h/p पे पुट किया था, यहाँ पे भी लैम्डा इज इक्वल टू h/p पे ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। दोनों में एक ही वैल्यू पुट करी थी, बट पी कहाँ से आया था, एनर्जी। एनर्जी रिलेटिविस्टिक होगी या नॉन रिलेटिविस्टिक, ये डिपेंड करेगा कौन सा केस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p टू m0 qv। यहाँ पे एक फैक्टर नहीं आएगा, बस 1 + qv/2m0c², 2m0c²। यहाँ पे देखिए, अगर qv की वैल्यू मेरी उसके रेस्ट मास से कम रहेगी, इट मीन्स qv लेस देन m0c² रहेगा। जो भी पोटेंशियल रहेगा उसके रेस्ट मास से अगर हम मेरी जो एनर्जी है, ठीक है ना, लेस है, काइनेटिक एनर्जी उसकी मेरी लेस है रेस्ट मास एनर्जी से, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस होना चाहिए। मीन्स इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। जब मैंने निगलेक्ट किया इसको, तो ये ओनली एक फैक्टर ही बचा, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो h/√2m0 qv। देखिए यहाँ पे जो नॉन, बस आप एक बात ध्यान में रखना कि h/√2m0 qv तो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस था, बट रिलेटिविस्टिक केस में एक आपका फैक्टर आया था 1 + qv/2m0c², राइट। बस एक फैक्टर नया आया था आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप अंडर रूट लगा लीजिएगा। अभी फेज वेलोसिटी करेंगे, ठीक है ना। कल करेंगे हम फेज वेलोसिटी। इस अभी धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, और इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस, और इनमें रिलेशन करेंगे, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कब कल डिस्कस करेंगे। अभी आपका होमवर्क क्या है, आपको खुद से कॉम्पटन इफेक्ट आपको करना होगा, ठीक है ना। कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट की आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगानी होगी, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे आप, पहले आप लगाएंगे सिंपल टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, और फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कंक्लूड हो जाएगा कि इलास्टिक कोलिजन है। फिर उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद इसकी जो इक्वेशन है और इसकी जो इक्वेशन आई थी, इनकी वैल्यू में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वहां से रीअरेंज करके डेल्टा लैम्डा की वैल्यू h/m0c 1 - cos थीटा करके आ जाएगी। h/m0c क्या है आपका, लैम्डा c 1 - cos थीटा आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन करवाया हमने, कोई भी चार्ज और उसकी वेलोसिटी v है, उसको हमने v पोटेंशियल के में रखकर उसको एक्सलेट करवाया चार्ज को। तभी इसको यहाँ पे हमने वेवलेंथ फाइंड आउट किया। वेवलेंथ क्या था, h/p। अभी मुझे नहीं पता ये रिलेटिविस्टिक के केस लगेगा या नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो दोनों ही केस लगा लिए मैंने। रिलेटिविस्टिक के लिए मुझे कौन सा करना होगा, रिलेटिविस्टिक के लिए एनर्जी लगाना होगा p²c² + m²c4, ठीक है ना। बट नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी मुझे, p²/2m0, ठीक है ना। यहाँ पे से मोमेंटम निकालिएगा, यहाँ से मोमेंटम निकालिएगा। और एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो आपकी ऑलवेज qv रहेगी। किसी भी चार्ज को आप एक्सीलरेट करवाएंगे, ठीक है ना, v पोटेंशियल में। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। तो प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पे भी डाउट होगा तो करते रहिए, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, कल हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, और फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी करेंगे, दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच। और आपको बता दी कि कॉम्पटाउंड इफेक्ट का यूपीएससी ऑप्शन में भी आ रखा है। क्वेश्चन एज इट इज़ क्या आया वो हम कल रख देंगे आपके आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो बता दीजिए।